बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दिव्या अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही दिव्या के माता पिता की एक ट्रेन हादसे में मृत्यु हो जाती है। इसलिए दिव्या के मामा दिव्या की परवरिश के लिए उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं, ताकि उसकी अच्छी तरह देखभाल हो सके। दिव्या के मामा तो बहुत अच्छे थे, वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। लेकिन मामी सुरेखा वह दिव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह नहीं चाहती थी कि दिव्या उनके साथ उनके घर में रहे, लेकिन अपने पति के सामने सुरेखा की एक नहीं चलती थी और वह बस एक मौके का इंतजार देख रही थी। और कुछ दिन बाद सुरेखा को यह मौका मिल भी जाता है, क्योंकि एक दिन दिव्या के मामा को काम के सिलसिले से शहर जाना पड़ जाता है। तभी सुरेखा इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। दिव्या स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी सुरेखा दिव्या के पास जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर बाल खींचते हुए कहती है, मनहूस, इस पल का मुझे कब से बेसब्री से इंतजार था कि तेरे मामा कब शहर जाए और कब मैं तुझसे गिन गिन कर बदले लूं। यह जो तूने स्कूल जाने के लिए ड्रेस पहनी है ना, इसे उतार कर घर के कामों में लग जा, वरना मार मार कर तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मामी जी, आपको तो पता है एग्जाम चल रहे हैं। अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो एग्जाम कैसे दोगी, और अगर एग्जाम नहीं दिए तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। और ये आपको अचानक क्या हो गया? मामा जी के सामने तो आप बहुत प्यार करती थी, उनके शहर जाते ही आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? मामी जी, मेरा स्कूल जाना बंद मत कीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब मैं तुझ जैसी मनहूस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा बर्दाश्त का बंध टूट चुका है। पहले अपने माता पिता को खा गई और अब इस घर में आकर अपनी मनहूसत फैला रही है। हम दोनों पति पत्नी में लड़ाई करवाती है। मनहूस, हम तेरा पालन पोषण करें या फिर अपने बच्चों का? मेरी भी बेटी है, मैं तुझे उसका हक नहीं मानने दूंगी। इसलिए आज से तेरा स्कूल जाना बंद। अब तू मेरे लिए सिर्फ एक नौकर की हैसियत से है। अगर तू घर के सारे काम करेगी, जिस हालत में मैं तुझे रखूंगी उस हालत में रहेगी, तो तू इस घर में रहेगी, वरना मैं तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। अब तेरे मामा भी नहीं है यहाँ तेरी साइड लेने के लिए, और जब वो यहाँ आएंगे तो तेरे बारे में पूछेंगे तो मैं कोई भी मन गढ़ंत कहानी सुना दूंगी, तेरे खिलाफ भड़का दूंगी, समझ रही है? और वैसे भी तो मुझे ऐसी वैसी औरत मत समझना, मैं बहुत खतरनाक औरत हूँ, समझ रही है? बेचारी दिव्या चुपचाप अपनी मामी की बात मान लेती है, क्योंकि दिव्या अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी मामी कितनी ज्यादा खतरनाक है। वह जो कहती है वैसा ही करती है। अगर उसने अपनी मामी की बात नहीं मानी तो वह कहाँ जाएगी? उसके पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। बेचारी दिव्या मायूस होकर अपनी स्कूल की ड्रेस उतार देती है और घर के काम काज में लग जाती है। दिव्या पूरे दिन घर के काम करती और उसके बाद सुरेखा के पैरों की मालिश करती। और सुरेखा की बेटी नैना, वह भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। वह भी दिव्या को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। अपना स्कूल का सारा होमवर्क दिव्या से कराती थी और उससे खाने के लिए कभी कुछ मंगाती तो कभी कुछ मंगाती। जितना हो सकता था दोनों माँ बेटी मिलकर दिव्या को परेशान कर रही थी। और खाने के लिए भी 3-4 दिन में सिर्फ एक ही बार उसे देती, और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े देती। ऐसे ही एक दिन नैना और सुरेखा दोनों किसी की पार्टी में जा रही थी। नैना अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी दिव्या नैना से कहती है, नैना, मैंने तुम्हारी अलमारी आज देखी है। तुम्हारे पास कितना ज्यादा सामान है, कितनी ज्यादा नेल पॉलिश, लिपस्टिक और कितनी ज्यादा सुंदर सुंदर ड्रेस। यह सब तो मैंने बस सपने में ही देखा है, आज हकीकत में देखकर कैसा लग रहा है? नैना, अगर तुम्हारी कोई चीज रिटायर हो गई हो तो प्लीज मुझे दे दो, मैं भी यूज कर लूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें मैंने आज से पहले कभी यूज नहीं की। तूने अपनी औकात देखी है? तो इस घर की नौकरानी है और मैं इस घर की मालकिन, और तू अपने मन से इतनी ज्यादा महंगी महंगी और ब्रांडेड चीजों का ख्याल निकाल दे, क्योंकि मैं तुझे अपना एक फटा हुआ रुमाल ना दूं। यह सब चीजें देनी तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन, मैं पार्टी में जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगा लेना। अगर मुझे कोई भी चीज इधर से उधर नजर आई तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। इस तरह से नैना दिव्या को जोर जोर से डांट रही थी। यह आवाज सुनकर सुरेखा रूम में आती है और अपनी बेटी से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तो इतना क्यों भड़क रही है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है तो ज्यादा टेंशन मत लिया कर। अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो मुझसे कह दिया कर। और ये नौकरानी मनहूस तुझसे क्या कह रही है? जरा तो मुझे तो बता, मैं इस नौकरानी की अभी खबर लेती हूँ, अगर इसने तुझे जरा भी परेशान किया हो तो।
अपनी माँ के बार बार पूछने के बाद नैना उन्हें सब बता देती है कि किस तरह वह उसकी चीजों पर नजर रखती है। तभी सुरेखा दिव्या को एक जोर से थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है, मनहूस, हमेशा बस सजने संवरने का ही तुझे शौक है, काम करने का तो है नहीं। हमेशा तुझसे बस काम कह कह कर करवाना पड़ता है। घर कितना गंदा पड़ा है और कितने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं और अभी इस्त्री भी होनी है। बस 24 घंटे आराम आराम आराम। काम तो इस महारानी से कह ही मत दो। इतना सारा काम जो पड़ा है वह कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। जब तक हम दोनों पार्टी में से वापस आते हैं तब तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए। और आज के बाद मेरी बेटी की किसी भी चीज पर नजर मत रख लेना, वरना तेरी आंखें निकाल लूंगी। मम्मी, आपको पता है एक बार मैंने इस नौकरानी को बादाम खाते हुए देखा था। अब हम पार्टी में जा रहे हैं, हमारे पीछे तो न जाने ये नौकरानी क्या क्या चीज खाएगी। फ्रीज में मिठाइयाँ पड़ी हैं और किचन में सभी ड्राई फ्रूट रखे हैं। ये मनहूस उन्हें निकाल कर खा लेगी और इसके तो मजे ही मजे आ जाएंगे। मैं कहती हूँ कि आप फ्रीज में ताला लगा दीजिए। और हाँ मम्मी, आपने सभी गहने और पैसे लॉकर में रख दिए हैं ना? क्या पता ये गहने और पैसे चुरा कर भाग जाए। ऐसी 2 टके नौकरानी और गरीब लोगों का कुछ पता नहीं होता, ये कब क्या कर बैठे। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, तू तो कितनी ज्यादा समझदार हो गई। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, माँ पर। तो सही कह रही है। मैं अभी किचन के अंदर और फ्रिज के अंदर ताला लगा देती हूँ और तू गहने और पैसों की फिक्र मत कर, वह सब बैंक में है। जब ऐसी गरीब और मनहूस नौकर घर में हो तो उनसे ये सब चीज छुपा कर ही रखनी चाहिए। और तू सुन मनहूस, मैं तेरी खाने की प्लेट बाहर रख दूंगी जो तुझे रोज मिलता है और हमारे आने से पहले पहले सभी काम हो जाने चाहिए। महारानी बनकर आराम मत करने लग जाना। हाँ, ऐसा कहकर सुरेखा फ्रिज और किचन के अंदर ताला लगा देती है। दोनों माँ बेटी सज धज कर पार्टी में चली जाती हैं और दिव्या बेचारी घर में अकेली घर की देखभाल करने के लिए रह जाती है। वह पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है, उसके बाद कपड़े धोती है, इस्त्री करती है। सुरेखा और नैना के रूम की अच्छी तरह सफाई भी करती है, उनके कपड़े अलमारी में लगाती है और सारा काम करने के बाद वह अपने हिस्से का खाना किचन के बाहर से लेने जाती है। और खाना देकर दिव्या के आंसू रुकते नहीं हैं। वह बहुत रोती है क्योंकि रोज तो उसे 2 रोटी सब्जी के साथ मिल जाया करती थी, लेकिन आज सुरेखा जानबूझकर 4-5 दिन की बासी 2 रोटी चटनी के साथ रख कर गई थी। यह देखकर दिव्या को बहुत दुख होता है और वह अपने माता पिता को याद कर कर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ पिताजी, आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। आप दोनों मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? इस दुनिया में अनाथ बच्चों का कोई नहीं होता, अपने ही उन्हें बोझ समझने लगते हैं। आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पर कितना अत्याचार हो रहा है। देखिए कैसे मुझे सूखी रोटी चटनी के साथ मिली है। यह सब कुछ जानबूझकर क्या है ताकि मैं भूखी रह जाऊं और वह पार्टी में एंजॉय कर रही होंगी। माँ पिताजी, आपको पता था ना कि मुझे पढ़ने का कितना शौक था। पढ़ लिख कर मैं कुछ बनना चाहती थी, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद मेरा ये सपना अधूरा ही रह गया। मुझसे मेरी पढ़ाई छिड़ गई। मम्मी की यह सारी बात कड़वे कड़वे घूंट मजबूरी में पीती हूँ ताकि वह मुझे घर से बाहर न निकाले। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत। इस तरह से दिव्या बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी और अपने माता पिता को याद कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह दरवाजे को खटखटाती है। दिव्या तुरंत दरवाजे पर जाती है तो वह बूढ़ी औरत दिव्या से कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है? क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत समय से कुछ नहीं खाया। अम्मा जी, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि मैं अपने हाथ से किसी को कुछ दे सकूं। मैं तो खुद दूसरों की ठोकरों में रोटी खा रही हूँ। आपको पता है मेरी मम्मी मुझे ये 2 सूखी रोटी देकर गई हैं। 2 दिन बाद मुझे ये फिर मिल जाएंगी। अगर आप खा सकती हैं तो खा लीजिए, मैं आज भूखी रह जाऊंगी। बेटा, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। बेटा, मैं कब से एक ऐसी ही लड़की की तलाश कर रही थी जो दूसरों की मदद करती हो। बेटा, मैं परी लोक की सबसे ज्यादा शक्तिशाली रानी परी हूँ, लेकिन पृथ्वी की डायना चुड़ैल ने मुझे बुढ़िया बना दिया और उसने मेरी जादुई छड़ी बादलों में जादुई
3 चांद के अंदर रखी है। मेरी जादुई छड़ी लाना इतना आसान नहीं है। वहाँ जाकर पहले तुम्हारी परीक्षा होगी और अगर तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई तभी मेरी जादुई छड़ी ला सकती हो। बेटा, क्या तुम मेरी जादुई छड़ी लेकर आओगी? अम्मा जी, मगर मैं जादुई 3 चांद तक कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो कोई जादुई शक्ति भी नहीं है। बेटा, यहाँ से कुछ दूर चलना, तभी तुम्हें एक जंगल नजर आएगा और उसके पीछे एक पहाड़। बस वहाँ जाकर अपनी आंखें बंद कर लेना। उसके बाद तुम जादुई 3 चांद के पास पहुँच जाओगी। जैसा कि वह बूढ़ी औरत ने कहा था, दिव्या वैसा ही करती है और वह कुछ ही समय में जादुई 3 चांद के पास पहुँच जाती है। तभी पहले जादुई चांद से आवाज आती है, दिव्या, दिव्या, तुम मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। यहाँ की दुनिया तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर बस सोना ही सोना है। इतना सोना देखकर तुम्हारी आंखें चमचमा जाएंगी। यहाँ आकर तुम ऐश करोगी, ऐश। आओ आओ, मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। दिव्या, दिव्या, तुम मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। यहाँ पर तुम्हें हीरे ही हीरे, पैसे ही पैसे नजर आएंगे। इतनी सारी धन दौलत देखकर तुम्हारी आंखें चमचमा जाएंगी और तुम इतनी सारी धन दौलत से ऐश ही ऐश करोगी। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आ जाओ, मेरे जादुई दूसरे चांद के अंदर आ जाओ। यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। बस यहाँ की धन दौलत ले जाओ। दिव्या, दिव्या, तुम यहाँ रानी परी की जादुई छड़ी लेने आई हो। वह मेरे अंदर है। आ जाओ और मेरे अंदर से रानी परी की जादुई छड़ी ले जाओ जो डायना चढ़ा ले रखी है। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम पहले और दूसरे जादुई चांद के अंदर की धन दौलत लेकर आओगी तो तुम जादुई छड़ी नहीं लेकर जा सकती। बस तुम यहाँ से एक ही चीज लेकर जा सकती हो, या तो ढेर सारी धन दौलत या फिर रानी परी की जादुई छड़ी जिसके अंदर उनकी जान बसी है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनती हो। मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। मुझे पता है कि लालच बुरी बला होती है। मैं जादुई तीसरे चांद के अंदर आऊंगी और रानी परी की जादुई छड़ी लेकर जाऊंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिव्या के इतना कहते ही दोनों जादुई चांद गायब हो जाते हैं और असली जादुई चांद रह जाता है जिसके अंदर रानी परी की जादुई छड़ी थी। दिव्या उस जादुई चांद के अंदर जाती है, वहाँ से जादुई छड़ी लेती है और बूढ़ी औरत के पास आ जाती है और उन्हें लाकर दे देती है। जादुई छड़ी की मदद से वह बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है और वह रानी परी बन जाती है। तभी वह दिव्या से कहती है, मैंने तुम्हारा चयन कर कर बहुत अच्छा किया। मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर मेरा काम पूरा करोगी। 10 साल बाद मैं अपने असली रूप में आई हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम धन दौलत का लालच करती जैसे कि तुम्हें पहले और दूसरे जादुई चांद ने दिया था, सोने हीरे और पैसों का, मगर तुमने लालच नहीं किया। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे मेरी जादुई छड़ी दी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह लो मेरी अंगूठी, इसे पहन लो और तुम इस अंगूठी से जो मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बेटा, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना। रानी परी अपनी अंगूठी देकर परी लोक वापस चली जाती हैं। दिव्या बहुत खुश थी और वह अंगूठी पहन लेती है और उससे बहुत सारे पैसे मांगती है। उसके सामने आ जाते हैं। तभी दिव्या अपनी मामी का घर छोड़कर दूसरे गांव चली जाती है और वहां जाकर अपना घर बनाती है और उसे पढ़ने का शौक था, इसलिए वह फौरन अपना एडमिशन भी करा लेती है और वह खुशी खुशी स्कूल जाती है, अपनी मामी के अत्याचार से बहुत दूर। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन दिव्या सुरेखा और नैना को शॉपिंग मॉल में मिलती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती हैं। नैना बेटा देख, हमारे घर की मामूली सी नौकरानी कितने बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही है। मैंने तो सोचा था हमारे अत्याचार के डर से किसी अनाथालय में पड़ी होगी, लेकिन ये तो महंगी महंगी चीज खरीद रही है। आखिर इसके पास ऐसा क्या आ गया? तभी दोनों माँ बेटी दिव्या के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, अरे वाह दिव्या बेटा, तुम इतने बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही हो। तुम्हारे घर से जाने के बाद मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, अपने अमीर होने का राज अपनी मामी को नहीं बताओगी? हाँ हाँ मामी, क्यों नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपको पता है हमारे गांव के बाहर जो जंगल है उसके पीछे एक काली पहाड़ी है। बस वहां जाकर अपनी आंखें बंद कर लेना और फिर तुम तुरंत जादुई 3 चांद के पास पहुंच जाओगी। वहां जाकर तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुम अपने सवाल में पास हो गई तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिल जाएगी।
दिव्या की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी को धन दौलत का लालच आ जाता है और वह कुछ समय बाद जादू 3 चांद के पास पहुंच जाती हैं। जैसा कि दिव्या से सवाल पूछे गए थे वैसे ही एक एक कर दोनों माँ बेटी से भी पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हें तो धन दौलत से मतलब था, इसलिए वह पहला और दूसरा जादू चांद चुनती है और जैसे ही उसके अंदर जाती है तो कभी लौटकर नहीं आती। दोनों चांद के साथ वह भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। इस तरह उन्हें उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और दिव्या अपने अच्छे स्वभाव की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी, भाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है, थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश, तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है, इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है। जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूँगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है, पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा
बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही, अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था, वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी। लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है। और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तो पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं। और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है। और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी, आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनुष्य नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी, यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं। और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया? चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती हैं और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती हैं और उसके बाद उससे कहती हैं, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया, जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी, इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है, जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया? जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी।
पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने और चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।